नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैग्नेटिक वाइब्स में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अफ़गानिस्तान में चल रहे विद्रोह के बारे में। तमाम न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स या यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए आप सभी अफ़गानिस्तान के मौजूदा हाल से परिचित ही होंगे। आपको पता है कि अब अफ़गानिस्तान तालिबान के कब्ज़े में है और मोहम्मद अशरफ गनी, जो कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे, वह चुपचाप अपनी जान बचाने के लिए अफ़गानिस्तान को उसी के हाल में छोड़कर वहाँ से भाग निकले हैं। अफ़गानिस्तान की आवाम अब सड़कों पर घूम रही है और अपनी हर कोशिश कर रही है जिससे वह अपनी मदरलैंड अफ़गानिस्तान या तालिबान सरकार के साये से दूर हो सके। कई वीडियो में यह तक देखा गया है कि लोग यूएस आर्मी के प्लेन के बाहर लटक कर यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं और फ़िलहाल उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन इंसान करे भी तो क्या करे, एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अफ़गानिस्तान की आवाम को अपना भविष्य अब बेहद खतरे में नज़र आता है। तालिबान सरकार के कट्टर विचार और उनके सज़ा देने के तरीक़ों से लोग पहले ही वाकिफ़ हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या इतना आसान है किसी देश पर कब्जा कर लेना, और वह भी तब जब वहां आधुनिक समय के महाशक्तियों में से एक नामी देश की मिलिट्री सेना पहले से ही तैनात हो। तालिबान का अफ़गानिस्तान पर इतनी आसानी से कब्जा हो जाना हमें गलत संकेतों से घेर देता है, और उससे भी गलत संकेत तब आते हैं जब पूरा विश्व के सारे बड़े देश इस घटना पर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। खैर, इन बड़े देशों की रिएक्शंस में घुसने से पहले मैं आप सभी को तालिबान और अफ़गानिस्तान के इतिहास से मिलवाना चाहता हूँ। और इतिहास से पहले एक हल्की सी नज़र अफ़गानिस्तान के भूगोल पर भी डाल लेनी चाहिए। भूगोल के अनुसार वर्तमान समय में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से घिरा हुआ है। अफ़गानिस्तान मेनली एक माउंटेन रीजन है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती लायक ज़मीन सिर्फ टोटल लैंड का 12% ही है। इसके बावजूद अफ़गानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफ़ीम का उत्पादक देश है। आपको बता दें, पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच बॉर्डर को डूरन लाइन कहा जाता है, जहां पर कोई फेंसिंग नहीं है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति दोनों देशों में आसानी से आ जा सकता है। अब बात करते हैं इतिहास की। 1960 के दशक में जब अफ़गानिस्तान के राजा जहीर शाह ने खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित किया और इलेक्शन और वुमेन एजुकेशन की नींव रखी, तो कई बदलाव तेज़ी से आने शुरू हुए। स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और रोड बनने शुरू हो गए। लेकिन 1978 आते ही इनके शासन का तख्ता पलट कर दिया गया वहाँ की एक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, और कम्युनिस्ट पार्टी के हेड ने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने लैंड रिफॉर्म्स लाने शुरू किए। लोगों में समानताएं लाने के लिए इन्होंने अमीरों की ज़मीनें छीनकर गरीबों को देना शुरू कर दी, और जिसकी वजह से जनता के एक बड़े खेमे में काफ़ी आक्रोश दिखाई देने लगा। तब अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट ने सोवियत संघ से मदद मांगी। आपको बता दें, सोवियत संघ उस समय अफ़गानिस्तान की सीमाओं से टच करता था। 24 दिसंबर 1979 को सोवियत संघ की आर्मी अफ़गानिस्तान में आ गई। हालांकि कई मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया कि सोवियत संघ अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, बट किसी की ना सुनते हुए सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। सोवियत संघ के इस कदम के पश्चात वहाँ के लोकल उग्रवादी ग्रुप और जनजातीय खेमों ने मिलकर लड़ने के लिए एक संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम है मुजाहिदीन, जिसका अर्थ होता है पवित्र युद्ध के लड़ाके, यानी फाइटर फॉर होली वॉर। उग्रवादियों के इस संगठन मुजाहिदीन को इस लड़ाई में यूएसए, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, टर्की और चाइना द्वारा सपोर्ट किया गया। अमेरिका से मिली सपोर्ट ने मुजाहिदीन के हौसले बढ़ा दिए, और इसी बीच सऊदी अरब के एक रिच फैमिली से ओसामा नाम के लड़के ने मुजाहिदीन को ज्वाइन किया, जो आगे चलकर ओसामा बिन लादेन बना, और इसी ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक को प्लान किया था। मुजाहिदीन और अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की मुलाकात की कई तस्वीरें आसानी से देखी जा सकती हैं, जो उन दोनों की करीबी को दर्शाती हैं। आप सभी को पता है कि कई दशकों से अमेरिका और रूस की आपस में नहीं बनती है, इसलिए जहां पर रूस एक तरफ होता है, उसकी दूसरी पार्टी को अमेरिका हमेशा सपोर्ट करता है, और उसी नज़रिए के तहत
वहाँ पर मुजाहिदीन को अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा सपोर्ट किया गया शुरुआती दिनों में। अमेरिका और मुस्लिम देशों की सपोर्ट द्वारा पालित आतंकवादियों की सोवियत संघ के खिलाफ जंग में 1980 के दशक में ही अहमद शाह मसूद, अलकायदा और तालिबान जैसे संगठन पैदा हो गए और इन नए उपजे संगठनों को भी यूएसए द्वारा हथियार और पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा सपोर्ट मिली। अमेरिका द्वारा ही दी गई मिसाइल स्ट्रेंजर मिसाइल के जरिए ये संगठन पहली बार सोवियत संघ पर हावी होना शुरू हुए, क्योंकि अब वे ज़मीन से ही सोवियत संघ के हवाई जहाज़ और लड़ाकू विमानों को नीचे गिरा सकते थे। और इसी बीच 1986 में नए जनरल सेक्रेटरी बनने पर सोवियत संघ की सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया गया और अगले 3 सालों में ही 1989 तक पूरी सैन्य वापसी हो गई और अफ़गानिस्तान में नजीबुल्लाह की सरकार बना दी गई। सोवियत संघ के वापस जाते ही विभिन्न संगठनों में सत्ता को लेकर झड़प शुरू हो गई और इधर 1991 में सोवियत संघ टूट गया और 1992 में नजीबुल्लाह सरकार गिर गई, क्योंकि इसको नजीबुल्लाह की सरकार गिरने के बाद 1992 से लेकर 1996 तक विभिन्न संगठनों में सत्ता को लेकर आपस में ही लड़ाई चलती रही। 1996 में तालिबान एक शक्तिशाली संगठन बनकर उभरा और उसने काबुल से सभी को खदेड़ दिया। हालांकि कुछ जगहों पर अहमद शाह मसूद का भी कंट्रोल रहा और ऐसा सीन 2001 तक चलता रहा, लेकिन 2001 में ही 9 सितंबर 2001 को अहमद शाह मसूद को तालिबान द्वारा मरवा दिया गया और उसके कुछ दिन बाद ही अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला किया। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा द्वारा किए गए इस हमले में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया और जिसकी निंदा पूरे विश्व ने की। 9/11 के इस अटैक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने खुली चुनौती दी, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे दुश्मन, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तक जो आतंकवाद का सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था, अब वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ओसामा बिन लादेन अमेरिका के डर से तालिबान में जाके छुप गया और अमेरिका द्वारा साफ बताने के बाद भी तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को लौटाने से मना कर दिया। अमेरिका के डर से भागे ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने छिपा लिया और अमेरिका के लाख कहने के बाद भी तालिबान ने उसे लौटाने से मना कर दिया। मजबूरन अमेरिका ने तालिबान पर अटैक किया और दिसंबर 2001 में तालिबान सरकार वहां से खदेड़ कर भगा दी गई। तालिबान के फाइटर या लीडर्स आसपास के पड़ोसी देशों में भाग गए और इस प्रकार 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर राज किया, जिसको अमेरिका द्वारा हटा दिया गया। अमेरिका द्वारा अफ़गानिस्तान को कंट्रोल में लिए जाने के कुछ दिन बाद ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स यानी ISAF का निर्माण किया और तय किया कि अफ़गानिस्तान की सुरक्षा अब ISAF के हाथों में होगी। लेकिन कब तक? जब तक अफ़गानिस्तान अपने पैरों पर न खड़ा हो जाए। और साथ ही हामिद करज़ाई को अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया गया। हामिद करज़ाई जो कि 2001 से 2014 तक वहाँ के प्रमुख रहे और 2014 के बाद अशरफ गनी को लोगों ने चुन लिया। लेकिन इस बीच तालिबान का क्या हुआ, यानी कि 2001 के बाद तालिबान ने क्या किया, कहाँ रहा और क्या क्या उसके स्टेप्स रहे। तालिबान ने गुरिल्ला युद्ध नीति जो कि सोवियत संघ के खिलाफ 1980 के दशक में अपनाते थे, उसी रणनीति के तहत अमेरिका पर हमले करना शुरू किया। लेकिन इसमें यह फ़र्क था कि यहाँ पर निशाना अब अमेरिकी सैनिक ही थे, यानी कि वर्षों से अमेरिका जिन लोगों को मदद करते आया था, जिनको हथियार सप्लाई करते आया था, आखिर में अब अमेरिका खुद ही उनके निशाने पर था। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान की ज्योग्राफी के हिसाब से गुरिल्ला युद्ध नीति अपने दुश्मन को मारने के लिए सबसे कारगर टेक्निक है, क्योंकि यहाँ इनका शिकार इनके ठीक सामने लेकिन ज़मीन पर होता है और ये लोग ऊंचाई पर रहकर बड़ी आसानी से ज़मीन पर चलने वाले लोगों या उनकी गाड़ियों को ढेर कर सकते हैं। तालिबान ने कई बार अमेरिकी सेना के गाड़ियों को IED बॉम्ब से उड़ा दिया। प्रसून वाजपेयी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2001 से लेकर 2021 तक हर दिन 25 मौतें अफ़गानिस्तान में होती रही हैं
और अगर टोटल मौतों की बात करें तो इनका आंकड़ा 1,76,000 के आसपास पहुंच जाता है। जबकि अगर पैसे की बात करें तो लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं अमेरिका द्वारा, यानी कि 1083 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बहुत खोजने के बाद अमेरिका को यह पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एटमाबाद में छुपा बैठा हुआ है। तो सन 2011 में अमेरिका ने रातों रात पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। अक्टूबर में चुनाव हुआ, अशरफ गनी सत्ता में आए और शर्त के तहत दिसंबर 2014 में ISAF ने सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अफगानिस्तानियों के हाथ में दे दी। अमेरिका ने यह कहा कि अब सिर्फ 10,000 सैनिक ही अफ़गानिस्तान में रहेंगे, जो कि अफ़गानिस्तान को सलाह व सपोर्ट प्रदान करेंगे आगे आने वाले कुछ वर्षों तक। अमेरिका धीरे धीरे अब अपने सारे सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी में था। अप्रैल 2021 में वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन ने यह कहा कि 11 सितंबर 2021 से पहले वो अपनी पूरी सेना को वापस बुला लेंगे। लेकिन उससे पहले ही 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल को अपने कब्जे में ले लिया। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया है, चारों ओर यही खबर चल रही है। हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि क्या बहुचर्चित देशों की तरफ से इस तालिबानी सरकार को मान्यता मिलेगी। तो आपको बता दें कि बहुत से देशों ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी पर खुशी मनाई है। बात तालिबान की है तो सबसे ज़्यादा खुशी भी पाकिस्तान में झलक रही है। पाकिस्तान में तालिबान की वापसी वाले कदम को सही बताते हुए इमरान खान ने कहा है कि वास्तव में अफ़गानिस्तान की गुलामी की जंजीरें अब टूट गई हैं। पाकिस्तान तालिबान के इस कदम को एक बड़ी जीत बताता है। वहीं चीन ने भी तालिबान सरकार के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने की बात कही है। जाहिर है कि चीन ने भी तालिबान सरकार को स्वीकार कर लिया है। और इन सब के बीच रूस की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाला बयान आया है। रूस ने भी कहा है कि हम अपना दूतावास अफ़गानिस्तान से नहीं हटाएंगे। मतलब साफ है कि रूस को भी कोई आपत्ति नहीं है तालिबान सरकार से। बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका ने सिर्फ अपने सैनिकों और नागरिकों को अफ़गानिस्तान से बाहर निकालने की बात कही है और भारत ने अब तक खुलकर तालिबान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। कुछ लोग इसे भारत का डर बोलते हैं और कुछ लोग इसे भारत की रणनीति बताते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो समाप्त होने से पहले मैं आपके सामने कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूं, आप उन पर अपनी राय ज़रूर शेयर करें। प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं कि क्या तालिबान सरकार अफ़गानिस्तान के लिए भविष्य में सही सरकार साबित हो सकती है? क्या तालिबान अन्य देशों की तरह बनाएगा एक नया संविधान या शरीयत के कठोर नियमों के आधार पर ही चलाएगा देश? अफ़गानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए क्या रहेगी संयुक्त राष्ट्र की योजना? हाल में ही भारत ने कहा है कि अफ़गानिस्तानी शरणार्थियों के लिए ई-वीज़ा की शुरुआत की जाएगी। तो प्रश्न यह है कि क्या सारे अफ़गानिस्तानी शरणार्थियों को ई-वीज़ा दे दिया जाएगा और इस हालात में वहाँ के लोगों को वीज़ा देना कितना सही रहेगा और कितना गलत? इन सभी प्रश्नों पर आप अपने जवाब और अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके लाइक से हमें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।